हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 5 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्लाइमेट एक्शन फीजिबल एंड अफोर्डेबल सेज आईपीसीसी। तो आईपीसीसी का ये कहना है जो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस हैं उनको हमें 2025 तक पीक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। तो स्ट्रेसिंग ऑन अ स्ट्रॉन्गर एक्शन इन द नियर टर्म, द आईपीसीसी सेड दैट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नीडेड टू पीक बाई 2025 एट द लेटेस्ट। अगर दुनिया ये चाहती है जो टेम्परेचर है वो रेस्ट्रिक्ट रहे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा जो ग्लोबल एमिशंस हैं उसको हमें 43% तक रिड्यूस करना पड़ेगा 2030 तक अभी के कंपैरिजन में, अगर हम चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट यहाँ पर हम मीट कर सकें। तो फर्दर ग्लोबल एमिशंस वुड हैव टू बी रिड्यूस बाय 43% फ्रॉम करंट लेवल्स बाय द ईयर 2030। अब आईपीसीसी ने यहाँ पर बताया कि क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं और वो एक्शंस कितने फीजिबल हैं यहाँ पर टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ पॉलिसीज़ और लॉज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही हैं, लॉज बना रही हैं टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से एमिशंस अवॉइड भी हुए हैं और एमिशंस रिड्यूस भी हुए हैं। तो इन मैनी कंट्रीज पॉलिसीज हैव इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसीज, डिफॉरेस्टेशन का रेट कम हुआ है, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट किया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर एमिशंस को अवॉइड किया जाए और एमिशंस को यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। It also noted that targeted policies had ensured a consistent fall in the unit cost of several low emission technologies। तो लो एमिशन टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा इकोनॉमिकल हुई हैं क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से जो सोलर एनर्जी की यूनिट कॉस्ट है वो यहाँ पर 85% तक कम हुई है, विंड एनर्जी की 55% तक कम हुई है और यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज की 85% तक कम हुई है। लेकिन अभी भी एक्शंस इतने नहीं है जिससे हम यहाँ पर टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर पाएँ। इसके अलावा हम यहाँ पर डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी वजह से हम एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और सारे ही सेक्टर्स में हम एनर्जी मैनेजमेंट के लिए डिजिटलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। The estimated money required for scenarios that limit global warming to 2 degree or 1.5 डिग्री सेल्सियस for 3 to 6 टाइम ग्रेटर देन द करंट फाइनेंशियल फ्लोज। तो अभी जितना जीडीपी का खर्च किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए उससे लगभग 3 या 6 गुना ज़्यादा की ज़रूरत है अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना चाहते हैं। जो सेकंड न्यूज़ है वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का यहाँ पर मर्जर अनाउंस किया गया है। बस ये न्यूज़ इतनी ही है, बाकी आप फर्स्ट पेज पे देख सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हम आगे चलते हैं। चेक एमिशंस फास्ट और नथिंग विल हेल्प आफ्टर 2030। तो यहाँ पर आईपीसीसी रिपोर्ट में यही बताया गया है कि हमें एमिशंस को अभी रोकने की कोशिश करनी है। अगर हम ये सोचें कि हम लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया बनाएंगे या लॉन्ग टर्म एक्शन एजेंडा रखेंगे तो उसकी वजह से इतने चेंजेस हो चुके होंगे कि रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेटेस्ट आईपीसीसी रिपोर्ट रीइंफोर्सेस अ मैसेज दैट इज कॉमन टू ऑल सच रिपोर्ट्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अर्ली एक्शन इज की टू मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर हमें अर्ली एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि 2030 के बाद हम एक्शंस लेना शुरू करेंगे तो वो वायबल नहीं होगा क्योंकि ऐसे चेंजेस हो चुके होंगे जिनको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑलरेडी मोस्ट प्रोजेक्शंस शो दैट इवन विद द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो नो अमाउंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन आफ्टर 2030 विल बी गुड इनफ कि जिसकी वजह से जो टेम्परेचर उसको यहाँ पर 1.5 डिग्री तक लिमिट किया जा सके। इवन द 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट इन दैट केस। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि 2030 के बाद हम एक्शन लेना शुरू करेंगे अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज तो वैसे केस में हमें बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सेलरेशन करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज एक्शंस का, तभी हम यहाँ पर टेम्परेचर को 2 डिग्री तक यहाँ पर रख पाएंगे। द 2015 एग्रीमेंट जो कि बात करता है जो टेम्परेचर उसे यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। तो यहाँ पर एट इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फूड वेस्ट रिडक्शन नहीं करना है, कम डिस्टेंस है तो आप वॉक कर जा सकते हैं या आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो जो डाइटरी चॉइसेस है उसमें भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि इंसान एज एन इंडिविजुअल कर सकता है और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी होने वाले हैं विनय मोहन क्वात्रा। ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने देख लिया। यहाँ पर सलवा जुलूम के बारे में बताया गया है। तो ये हॉट टॉपिक हुआ करता था 2006-7 में, लेकिन अभी ऐसा सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सलवा जुलूम व्हेन आर्म ट्राइबल्स वर अपॉइंटेड एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स टू कॉम्बैट माओइस्ट। तो यहाँ पर जो आर्म ट्राइबल्स थी उनको यहाँ पर पुलिस फोर्सेस ने ट्रेन किया और उनको यूज़ किया जाने लगा माओइस्ट को कॉम्बैट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2012 में बैन कर दिया।
सलवा जुडूम वॉज अ मिलिशिया मोबिलाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली छत्तीसगढ़ ने इसको मोबिलाइज किया था टू डील विद नक्सलाइट्स, बट दिस कॉज ग्रेट कैजुअलिटीज़ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन विलेजेस, और जिसकी वजह से ह्यूज कंट्रोवर्सी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सलवा जुडूम को बैन कर दिया क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो रहे थे। तो बस आपको ऐसा पता होना चाहिए कि सलवा जुडूम क्या है, क्योंकि यहाँ पर नाम आ गया था। आगे हम चलते हैं। ये बिल हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, अब हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। पोर्टल लॉन्च फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ब्रॉडकास्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने मंडे को एक पोर्टल लॉन्च किया, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ये किस लिए? तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए है इन द ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री। इतना काफ़ी है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है पाइका रिबेलियन की। पाइका रिबेलियन को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पाइकास प्रोनाउंस्ड पाइको लिटरली फुट सोल्जर्स, ये मिलिट्री रिटेनर्स थे जिसको कि यहाँ पर जो किंग है वो यूज़ करते थे। तो हैड बीन रिक्रूटेड सिंस द 16th सेंचुरी बाय किंग्स इन ओडिशा। तो ओडिशा में किंग्स इनको रिक्रूट करते थे और ये यहाँ पर मार्शल सर्विसेज देते थे, और बदले में इनको क्या मिलता था? तो बदले में इनको मिलता था हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड एंड टाइटल्स। तो पाइकास कौन थे? फुट सोल्जर्स थे जो कि यहाँ पर ओडिशा के राजा अपॉइंट किया करते थे, और ये राजा को मार्शल सर्विसेज देते थे और बदले में इनको यहाँ पर मिलता था हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड एंड टाइटल्स। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उसकी वजह से इनके जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लेना शुरू कर दिया, और ब्रिटिशर्स की यहाँ पर जो भी ऑपरेसिव पॉलिसीज थी। तो द पाइकास लॉस्ट देयर स्टेट्स व्हेन द न्यू कॉलोनियल एस्टैब्लिशमेंट्स एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश केम इनटू फोर्स। तो उस समय ये पीजेंट मिलिशियाज हुआ करते थे गजपति रूलर मुकुंद देव टू ऑफ ओडिशा के। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन ओडिशा, उसके बाद यहाँ पर रिप्रेशन किया गया अगेंस्ट द पाइकास। जो ट्रेडिशनल पोजीशन थी इनको, जो यहाँ पर हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड मिला करता था, ब्रिटिशर्स ये सब इनसे लेने लग गए, तो इनके जो लैंड्स हैं वो लिए जाने लग गए। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इकॉनमी में लगातार इंटरफेयर कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू सिस्टम ऐसा था जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद यहाँ पर हमें पाइका रेबेलियन देखने को मिला। तो दीज रेबेलियंस वर लेड बाई प्रॉपर्टीड सेक्शंस हुज पोजीशन वाज अंडरमाइंड बाई कॉलोनियल इंटरवेंशंस। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो किंग्स थे वो बदले में इनको क्या देते थे? हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड देते थे। तो ये यहाँ पर थे प्रॉपर्टीड सेक्शंस जिनके पास यहाँ पर लैंड था, लेकिन कॉलोनियल इंटरवेंशंस की वजह से वो लैंड इनसे छीन लिया गया था। फिर हमें पाइका रेबेलियन देखने को मिलता है 1817 में। बख्शी जगबंधु बिदयार मोहपात्रा बारंबार राय, द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल ऑफ मुकुंद देव टू एंड अर्सवाइल होल्डर ऑफ द ल्यूक्रेटिव रोदांगा स्टेट, जिन्होंने पाइका की आर्मी को यहाँ पर लीड किया था। फिर इन्होंने ब्रिटिश को कन्फ्रंट किया 1817 में, 2 अप्रैल 1817 में। जो पाइकाज, उनको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, फॉर एग्जाम्पल राजाज, जमींदार्स, विलेज हेड्स एंड ऑर्डिनरी पीजेंट्स। और इसकी वजह से जो रेबेलियन है ये बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस में फैलना शुरू हो गया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को यहाँ पर जलाया जाने लगा, पुलिसमैन को मारा जाने लगा, ब्रिटिश ट्रेजरी को यहाँ पर लूटा गया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या हुआ? रिवोल्ट तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ने ओवर पावर कर दिया, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो जगबंधु थे उनको यहाँ पर मार दिया गया। तो बिदयार वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1825 एंड डाइड वाइल स्टिल इन जेल 4 years लेटर। तो बस आपको ये बख्शी जगबंधु बिद्याधर मोहपात्रा बरंबार राय, ये आपको नाम पता होने चाहिए। बाकी ऐसा इसमें आपको पाइका रिबेलियन पता होना चाहिए कि पाइका रिबेलियन क्या है, क्योंकि उसको लेकर एक टेली सीरियल विद्रोही की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है, इसीलिए थोड़ा न्यूज़ में है। द सैमसन ऑप्शन, अब यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में पूरा आर्टिकल है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। तो जो इमरान खान है वो यहाँ पर अपने सिविलियन प्रेडिसेसर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर जो भी आर्मी के ऑप्शंस थे, आर्मी को उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर कन्फ्रंट किया है। इन पाकिस्तान सिविलियन लीडर्स हु हैव डिफाइड द आर्मी फाउंड देमसेल्व्स इन प्रिजन। यहाँ पर बात की गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिन्होंने यहाँ पर आर्मी को डिफाई किया, फिर बाद में यहाँ पर आर्मी ने उनको एग्जीक्यूट करा दिया था। तो इन पाकिस्तान सिविलियन लीडर्स हु हैव डिफाइड द आर्मी फाउंड देमसेल्व्स इन प्रिजन, एग्जीक्यूटेड और एग्जाइल्ड। इमरान ने यहाँ पर आर्मी को टेक ऑन करने की कोशिश की है, जो नेशनल आइडियोलॉजी है उनकी बाउंड्रीज को टेस्ट करने की कोशिश की है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी नहीं होने दिया गया, ये कहते हुए कि यहाँ पर यूएस जो है इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है और जो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में। तो खान हैज़ क्वालिटीज़ दैट हिज प्रेडिसेसर्स लैक्ड एक्सेप्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इमरान खान को ये पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ था, और ये इमरान खान के साथ भी हो सकता है, ये भी उनको पता है। तो इमरान नैरेटिव दैट ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन इज़ ओनली पार्टली ट्रू, क्योंकि 2018 में जब इनको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो ये आर्मी की सपोर्ट से ही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने थे। द आर्मी होप दैट खान वुड प्रोवाइड, तो आर्मी को ये लगा कि आर्मी जैसा कहेगी इमरान खान वैसा ही करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पर जो आर्मी के ऑर्डर्स हैं जो इमरान खान है वो डायरेक्टली यहाँ पर डिफाई करते हैं। इन द पास्ट द आर्मी चीफ्स, अगर देखा गया पास्ट में तो आर्मी चीफ्स यहाँ पर सिविलियन पीएम्स को डिफाई करते थे या बीट्रे करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जिया उल हक
ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगेंस्ट हो गए थे, मुशर्रफ ने आउस्ट कर दिया था नवाज शरीफ को। लेकिन इस बार हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सिविलियन पीएम है वो टेक ऑन कर रहा है आर्मी पर। दिस टाइम इट इज़ इमरान खान हु इज़ बिट्रेइंग द आर्मी दैट एंश्योर दैट हिज ओपोनेंट्स वर डिफीटेड इन द 2018 इलेक्शंस। टू मेक मैटर्स वर्स, खान हैज़ बीन इनकॉम्पिटेंट इन गवर्निंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रखी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा वर्सन हो रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इमरान खान है वो मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ इन्होंने एक यहाँ पर डील कर ली थी। ये टर्की के साथ मिलकर एक यहाँ पर इस्लामिक ब्लॉक भी बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर सऊदी अरेबिया और गल्फ़ के नेशंस इर्क हो गए थे। बाद में आर्मी ने कोशिश किया कि ये ऐसा कोई ब्लॉक ना बनाए। आर्मी जो है वो चाहती है कि इंडिया के साथ वापस से ट्रेड रिलेशंस हों, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, लेकिन इमरान खान ने ऐसा करने से रोक दिया। और इमरान खान ने बोला कि यहाँ पर 2019 में जो आर्टिकल 370 के साथ किया गया, उसके बाद हम यहाँ पर इंडिया के साथ रिलेशंस नहीं कर सकते। बट खान ओवर यूल्ड द मूव बाई साइटिंग इंडियाज़ 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन कश्मीर। अब आगे क्या होने वाला, आगे इलेक्शंस होंगे। इसके अलावा इमरान खान ने इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का ये तारीफ़ की, लेकिन उन्होंने जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की वो इसीलिए की ताकि यहाँ पर कंट्री के लोगों को समझ आ सके ये जो आर्मी है ये यूएस और वेस्ट के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने की कोशिश करती है, और जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट है उनको यहाँ पर अंडरमाइन करने की कोशिश करती है। तो आई होप आपको समझ आ गया। आर्टिकल में सच इंपॉर्टेंट नहीं, पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये हम देख चुके हैं कि सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़, फिल्म डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, इसको मर्ज कर दिया जाएगा विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसको मर्ज करने से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नो अकाउंटेबिलिटी बिल, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल इन द लोकसभा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, और ये यहाँ पर रिप्लेस करेगा प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। अब इससे गवर्नमेंट बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर सकती है, जो पुलिस है वो यहाँ पर बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम द कन्विक्टेड और सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, इसके अलावा जो यहाँ पर डिटेंशन में भी हैं। तो इफ द बिल वर पास, द टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय द पुलिस वुड शिफ्ट ड्रामेटिकली फ्रॉम बेसिक फिंगरप्रिंट एंड फुटप्रिंट। तो इससे पहले जो आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट 1920 था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट का ही डेटा कलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन अब कोई भी डेटा कलेक्ट किया जा सकेगा। फॉर एग्जांपल आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, और ये डेटा यहाँ पर 75 साल तक रखा जाएगा विद द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो ऑथर का यही कहना है कि इसकी वजह से एक सर्विलांस स्टेट बन जाएगा, और जो बिल है वो सिर्फ यहाँ पर जो कन्विक्ट हो गए उनका ही डेटा कलेक्ट नहीं करेगा, जो यहाँ पर डिटेन है उनका भी डेटा कलेक्ट करेगा। तो जो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनका भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। तो इट इज़ कॉमन इनफ फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द वर्ल्ड ओवर टू कलेक्ट पर्सनल डेटा। तो यहाँ पर पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाता है, दुनिया में हर कंट्री में किया जाता है, लेकिन वो उन लोगों का किया जाता है जो कि अरेस्ट हो चुके हैं और जो यहाँ पर कन्विक्टेड है, ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों का। तो ऑथर का यही कहना है जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर डिसेंट के अगेंस्ट है, फिर यहाँ पर कोई भी डिसेंट करने की कोशिश करेगा तो उसको पहले जेल में डाला जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, फिर यहाँ पर उसका डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा और आने वाले केसेस में उसका डेटा यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर यही सब ऑथर ने बताया है। अब प्रिवेसी का जो इशू है, तो पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो प्रिवेसी है उसको बताया था कि प्रिवेसी एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इस्टेब्लिश प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो बिल है रिगार्डिंग द प्राइवेट डेटा वो अभी तक नहीं बनकर आ पाया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 2017 के वर्डिक्ट के बाद स्टेट ने एक कमेटी भी बनाई थी जस्टिस बी एन श्री कृष्णा की कि एक लॉ बनाया जाए प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था उसका ड्राफ्ट 2018 में आया था और अभी हम 2022 में और अभी तक यहाँ पर बिल नहीं आ पाया है। इसके अलावा जो बिल आया है उसके प्रोविजंस क्या हैं, बेसिकली बिल एक्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन जो ड्राफ्ट प्रोविजन है वो क्या है, तो उसका ड्राफ्ट प्रोविजन ऐसा है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कोई भी डेटा लिया जा सकता है। तो जस्टिस श्री कृष्णा पॉइंटेड आउट दैट द बिल अलाउज द सेंटर टू एग्जेम्प्ट एनी ऑफ इट्स एजेंसीज फ्रॉम द प्रोविजन सपोज टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। तो जहाँ पर सिक्योरिटी आएगी वहाँ पर प्राइवेसी बाहर चली जाएगी। ही ऑल्सो आर्ग्यूज दैट जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो यहाँ पर कैप्टिव रहेगी टू द गवर्नमेंट और यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह काम नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के क्लॉजेज हैं वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दिया गया उसको यहाँ पर वो वॉयलेट करते हैं। आगे हम चलते हैं। अब 14th एनिवर्सरी ऑफ द 2008 नेटो समिट इन ब्यूकारेस्ट रोमानिया, वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि यूक्रेन और जॉर्जिया को हम मेंबरशिप देंगे नेटो की, लेकिन कब देंगे ये पक्का नहीं है। फिर कल रात को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और ये डिसाइड किया गया सारे नेटो मेंबर स्टेट्स के द्वारा कि इन दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर मेंबरशिप ऑफर नहीं की जाएगी। तो इन लेट नाइट कॉम्प्रोमाइज ऑल नेटो मेंबर स्टेट्स एग्रीड दैट द टू कंट्रीज शुड नॉट बी ऑफर्ड अ मेंबरशिप एक्शन प्लान। अगर ये चीज़ें बहुत पहले सोच लेते तो ये कभी इन्वेजन होता ही नहीं।
अब ये ब्यूका टाउन आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, तो ये यूक्रेन में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविलियंस को मारा गया और मास ग्रेव फाउंड की गई है, जो कि बेसिकली यहाँ पर रशियन आर्मी ने किया होगा। तो ब्यूका आपको पता होना चाहिए कि ये लोकेशन कहाँ पर है। हुज मूव ऑन कोवैक्सिन, तो कोवैक्सिन किसने बनाई है, तो कोवैक्सिन बनाई है ICMR एंड हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक। कोवैक्सिन इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन है और कोवैक्सिन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग मिल गई थी WHO के द्वारा लास्ट नवंबर को। WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के बाद जो कोवैक्सिन है वो पार्ट हो गया था WHO के कोवैक्स इनिशिएटिव का, और यहाँ पर कोवैक्सिन का एक्सपोर्ट होने लग गया फॉर द COVAX initiative and all of that. So the license thus paved the way for Bharat Biotech to supply Covaxin to UN agencies, including through COVAX. अब WHO ने यहाँ पर रोक लगा दी। WHO का ये कहना है कि सेफ्टी कंसर्न है यहाँ पर, मतलब वैसे एफिशिएंसी अच्छी है, मतलब जो 60-70% एफिशिएंसी वो है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि डेफिशिएंसीज है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में। तो आपको यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो और ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी जहाँ पर आप कोवैक्सिन को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो। तो व्हेन द कंपनी रिसीव्ड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फ्रॉम द इंडियाज ड्रग रेगुलेटर, तो वहाँ पर बेसिकली पहले पोलियो की वैक्सीन बनती थी और वहाँ पर ही इन्होंने कोवैक्सिन बनाना शुरू कर दिया। सम ऑफ विच वर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ पोलियो वायरस वैक्सीन, सम फॉर अ वैक्सीन रेबीज एंड सम फॉर अ जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो यहाँ पर इनको पूरी तरीके से नई फैसिलिटी करनी पड़ेगी, या तो इस फैसिलिटी को बंद करके पूरी तरीके से अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो पाएंगी। इमरजेंसी इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई। फिर यहाँ पर बात किया गया कि श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इमरजेंसी की बात करता है। तो आई डोंट थिंक कि इतना आपको याद करने की ज़रूरत है कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का कौन सा प्रोविजन है, लेकिन इमरजेंसी इससे पहले भी बहुत बार लगाई जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर एंटी तमिल राइट्स हुए थे तो 1983 में, तो तब से बहुत टाइम तक 27 साल लंबी इमरजेंसी लगाई गई थी। फिर इसके अलावा श्रीलंका ने जब 1958 में ये कहा था कि ओनली लैंग्वेज पॉलिसी जो श्रीलंका में रहने वाली वो यहाँ पर सिन्हाला रहने वाली है, तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले थे और तब भी यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी। तो श्रीलंका में बहुत बार इमरजेंसी लग चुकी है। यहाँ पर एक पैनल बनाया जाएगा, तो सेबी फॉर्म्स पैनल टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल को चेयर करेंगे जी महालिंगम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैनल सेबी बना रहा हो, कौन इसको हेड कर रहा है, तो जी महालिंगम। फॉर एग्जाम्पल जी महालिंगम पैनल किससे रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।